Hello, students. We are going to discuss a very important topic, that is individual behavior in organization. So, first of all, we have to know the meaning of behavior. राइट तो बिहेवियर हम ये टर्म जो है जनरली हम डेली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं. राइट तो बिहेवियर होता क्या है. एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जगह से जो है वो लोग आते हैं. ठीक है, उनका फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, उनकी वैल्यूज़ अलग होती हैं, उनका एजुकेशन अलग होता है, एक्सपीरियंस लेवल अलग अलग होता है. तो उस वजह से जो है उनका बिहेवियर बिहेवियर मीन्स कि कैसे किसी के टुवर्ड्स वो रिएक्ट करते हैं, कैसे किसी सिचुएशन के टुवर्ड्स वो रिएक्ट करते हैं, या किसी पर्सन के साथ वो कैसा इंटरेक्ट करते हैं. तो ये जो है वो हर पर्सन का जो है वो डिफरेंट ही होता है. राइट तो इट इज़ totally different from person to person, and it depends upon so many factors. Behavior means how a person react in a specified way. कैसे वो react करता है, कैसे वो respond करता है किसी particular situation को. So individual behavior is a function of person, his environment and the organization. Function means it is impacted by so many factors, and the factors are person means his own qualities, his own factors like personality उसकी कैसी है, उसका background कैसा है. his environment means कैसे environment में वो काम कर रहा है, outside environment of the organization as well as inside environment of the organization. then the organization itself, organization का structure क्या है, ठीक है, organization की policies क्या है. तो ये सब factors जो हैं मिलके उसके behavior को define करते हैं. so B stands for individual behavior, F means function of person, P stands for person, E means environment, and O is your organization. Next are the factors of behavior, the factors affecting the behavior. That what are the reasons, what are the various factors that affect your behavior. So we can categorize these factors into three classes. First one is personal factors, second is organizational factors, and the third one is environmental factors. Next are personal factors. Personal factors means all those factors that are unique from person to person. We can also categorize these factors into two categories. First one is biographical characteristics and the second one is learned characteristics. तो बायोग्राफिकल characteristics कौन से होते हैं, जो पर्सन में सिंस द टाइम ऑफ बर्थ हो. राइट जैसे फिजिकल फीचर्स, एज जो है आपके विद टाइम जो है बढ़ती जाती है. जेंडर मीन्स दीज ऑल आर रिलेटेड टू योर बॉडी. जेंडर, देन रिलीजन, मैरिटल स्टेटस. तो फिजिकल फीचर्स में आपके पास कौन से होंगे, जैसे किसी पर्सन की बॉडी वेट, राइट, उसकी हाइट, उसका कॉम्प्लेक्शन. तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं आपके बिहेवियर को डिफ़ाइन करती हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को बहुत ही वेल ड्रेस्ड देखें तो हम क्या सोचते हैं, ही मस्ट बी बिलोंगिंग टू अ वेरी रिच क्लास सोसाइटी. राइट अगर मैनेजर्स को मेंटेनेंस सेक्शन के लिए कोई पर्सन हायर करना है तो वो किसको हायर करेगा, जो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग दिखेगा. राइट तो जो है हमारा जो बिहेवियर है वो किससे इम्पैक्ट होता है, फिजिकल फीचर से. नेक्स्ट वन इज़ एज. एज भी हमारे बिहेवियर को बहुत हद तक जो है वो हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है. फॉर एग्जांपल आज के टाइम में इफ़ वी वांट टू एम्प्लॉय द न्यू पर्सन्स फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो यंग पर्सन्स को जब हम एम्प्लॉय करेंगे, हम कब करेंगे, जब हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, क्रिएटिव आइडियाज़ की. राइट एडवेंचरस पीपल की ज़रूरत होगी, रिस्क टेकर्स की नीड होगी. राइट तो मोर एनर्जेटिक पीपल की ज़रूरत होगी. तो हम किसको हायर करेंगे, यंग पर्सन्स को. ऑन दी अदर हैंड इफ़ वी वांट टू एम्प्लॉय एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स, राइट तो हम किसको हायर करेंगे, ओल्ड पीपल को, जिनकी थोड़ी एज ज़्यादा होगी. तो जो यंग पीपल हैं उनको क्या कंसिडर किया जाता है, दे आर मोर एनर्जेटिक, दे आर मोर इनोवेटिव. एंड ऑन द अदर हैंड ओल्ड पीपल आर कंसिडर्ड एज कंजर्वेटिव. दे लैक फ्लेक्सिबिलिटी, मीन्स वो न्यू आइडियाज़ को अडेप्ट जल्दी नहीं कर पाते. राइट नेक्स्ट इज़ जेंडर. अब जेंडर का मेल एंड फीमेल होने का भी आपके बिहेवियर पर बहुत इम्पैक्ट होता है. ठीक है तो वो कैसे होगा, क्योंकि जो फीमेल ये माना जाता है फीमेल्स के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट आर मोर. राइट तो जब भी घर पे कोई अर्जेंट वर्क होगा कोई अर्जेंट काम होगा घर पे, सपोज़ कोई बच्चा बीमार है या कुछ और अर्जेंसी पड़ जाती है, तो इट इज़ अगर बोथ मेल एंड फीमेल आर वर्किंग, तो किसको सबसे पहले लीव लेने के लिए बोला जाएगा, फॉर द फीमेल. तो फीमेल का जो एब्सेंटिज्म रेट है दैट इज़ मोर इन द ऑर्गेनाइजेशन. इस तरह से जो जेंडर है वो आपके बिहेवियर पे, वो आपके जॉब परफॉर्मेंस को क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा. नेक्स्ट है रिलीजन.
रिलीजन जो है वो आपका क्या डिफाइन करता है? कोड ऑफ कंडक्ट, हाउ यू हैव टू बिहेव इन द सोसाइटी, व्हाट आर योर नॉर्म्स, आपने किन किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को यू हैव टू फॉलो. फॉर एग्जांपल, फॉर हिंदूज ईटिंग बीफ इज़ कंसिडर्ड एज अ सिन. बीफ खाना हिंदूज के लिए एक क्राइम माना जाता है. लेकिन ऑन द अदर हैंड फॉर मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस दे एब्सोल्युटली enjoy that thing. The next point is marital status. So marital status, some persons are married and unmarried. So जो responsibilities हैं married and unmarried होने के साथ change हो जाती हैं, right? तो unmarried persons have less responsibilities. So how their behavior will be impacted by this status? They will be more able to change their jobs, right? They will try to experience new things, right? But for the married people stability is must. And इससे क्या होगा, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें एब्सेंटिज्म, उसमें लेबर टर्नओवर रेट जो है दैट विल रिड्यूस. सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द मैरिटल स्टेटस, क्योंकि मैरिड पीपल के लिए स्टेबिलिटी इज़ मस्ट. बट अनमैरिड पीपल जो है वो नए नए जॉब्स को वो ट्राई कर सकते हैं, जिससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस का लेबर टर्नओवर मींस एम्प्लॉय टर्नओवर रेट इंक्रीज हो जाता है, राइट? सो दीज आर सम बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स. एंड लर्नड करेक्टरिस्टिक्स मीन्स वो करेक्टरिस्टिक्स, वो फीचर्स जो विद टाइम एक ह्यूमन अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है. तो फर्स्ट वन इज़ पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी जो है, पर्सनैलिटी में आपके पास क्या आता है? योर पॉइंट ऑफ व्यूज़, आर यू अ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, आपकी एग्रेसिवनेस, आप ओपन माइंडेड हो या नैरो माइंडेड, दीज ऑल आर योर पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स, योर पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स. एंड इट डिटर्मिन्स योर द टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, कि आपके लिए क्या क्या सूटेबल है, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर सूटेबल फॉर यू. ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनैलिटी. नेक्स्ट इज परसेप्शन. परसेप्शन मीन्स योर पॉइंट ऑफ व्यूज टुवर्ड समथिंग. आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है किसी चीज़ के लिए, आप कैसे किसी चीज़ को परसीव करते हो, कैसे आप किसी चीज़ के लिए रिएक्ट करते हो, कैसे आप किसी चीज़ के लिए परसीव मीन्स आप उसके बारे में क्या सोचते हो. एंड दैट थिंग कैन बी ऑब्जेक्ट, दैट थिंग कैन बी एन इवेंट, दैट मे बी अ पर्सन. तो आपके किसी के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, कि आप, ये भी आपके बिहेवियर को डिफाइन करता है. देन एटीट्यूड्स. एटीट्यूड्स मीन्स योर पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड समथिंग, राइट? हाउ अ पर्सन फील्स अबाउट समथिंग, अ पर्सन, अ प्लेस और अ सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है या एक बच्चा है, आरव सपोज, राइट? स्मोकिंग इज़ अनहेल्दी, ही नोज़, ही बिलीव्स दैट स्मोकिंग इज़ अनहेल्दी. और जब भी उसके अराउंड जो पीपल है स्मोक करते हैं तो उसको बहुत बुरा लगता है, मतलब दैट एनवायरनमेंट इज़ टोटली डिस्गस्टिंग फॉर हिम, राइट? ही हैज़ अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट स्मोकिंग. तो वहाँ से वो क्या करना पसंद करेगा, वहाँ से वो हमेशा उठ कर जाना ही पसंद करेगा. तो ऑब्वियसली उसका जो एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड, वो उसके बिहेवियर को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है. Next one is values. Values means the principles, right? Principles means your guidelines that guide you, that gives you an idea about what is wrong and what is right, what is good or what is bad. So there are different values according to your family background, according to your culture. These values can be freedom, honesty, respect, obedience. तो ये जो सारी values हैं ये भी आपके behavior को जो है impact करती हैं. Next are environmental factors. Environment. So environment means anything that surrounds an individual, right? So here we have four factors. First one is economic factors, second socio-cultural factors, third is political factors and legal factors, right? Legal environment. So economic factors, as the name is clearing itself, like economic factors means all those factors that are related to the economy, of a नेशन. तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में सबसे पहले तो आपके पास आती हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, तो आपका जो बिहेवियर है वो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो एक कंट्री में अवेलेबल है उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा. ठीक है, सपोज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्सन को जॉब चेंज करनी है, ठीक है, तो उसको क्या सोचना पड़े, अगर तो उसके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसकी इकोनॉमी में, उसकी कंट्री में, तो वो सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा. ही विल डेफिनेटली चेंज हिज जॉब एट वंस, राइट? ही विल लीव द प्रेजेंट जॉब एंड विल ट्राई टू ज्वाइन द नेक्स्ट वन. बट अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी तो एम्प्लॉयज़ को सोचना पड़ेगा कि छोड़ने से पहले उनको एक डर होगा कि पता नहीं बाद में जॉब मिले या ना मिले बिकॉज ऑफ लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. तो इससे जो है आपका बिहेवियर जो इम्पैक्ट होता है.
right? Next one are economic conditions. For example, if you are working in a government office, right, तो आपके लिए क्या मैटर करेगा? आपके लिए मैटर करेगी सिर्फ आपकी सैलरी। चाहे आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस में इकोनॉमी में बूम हो, रिसेशन हो या डिप्रेशन हो, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू आर वर्किंग विद द स्टेबल इनकम। बट इफ़ यू आर वर्किंग इन अ प्राइवेट ऑफिस, राइट, आपकी कोई स्टेबल इनकम नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पे आपका जो बिहेवियर होगा दैट विल बी डिफरेंट। Now next ones are socio-cultural factors. Socio-cultural factors will be related to your society and your culture. तो सोसाइटी में आपके कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? योर फैमिली, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, नेबर्स। तो आपका बिहेवियर, ऑब्वियसली आपका जो बिहेवियर है वो उनके बिहेवियर से इम्पैक्ट होगा। आप उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे एंड सिमिलरली यू विल ट्राई टू बिहेव, राइट। अब एक पर्सन का बर्थ होता है, सिंस चाइल्डहुड ही सीज हिज पेरेंट्स, ठीक है। तो जैसे पेरेंट्स का बिहेवियर होगा आपस में घर में, वैसा ही उसका जो बिहेवियर है वैसा बन जाएगा, ठीक है। तो कल्चरल फैक्टर्स, जो कल्चर जो होता है दैट डिफाइन योर बिलीव्स, योर वैल्यूज़, योर वर्क एथिक्स, योर नीड फॉर अचीवमेंट। तो इसका जो है आपके बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, वेस्ट बंगाल में, असम में जो है सारी जो है ज़्यादा बाय की जाती है, ज़्यादा प्रेफर की जाती है। और जो मेल्स हैं वो क्या करते हैं? धोती कुर्ता वेयर करते हैं, कोई भी ऑस्पिशियस सेरेमनीज होती हैं, राइट। तो ये क्या है? ये उनका कल्चर ही है जो उनके बिहेवियर को, जो उनके बाइंग बिहेवियर को डिफाइन करता है। नेक्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स कौन से होंगे? दैट आर रिलेटेड टू योर पॉलिटिक्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री में बहुत ही अनस्टेबल एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ अनस्टेबल। दे आर ऑलवेज सस्पिशियस अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट की क्या उनको रिटर्न मिलेगी या नहीं मिलेगी, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होंगी या नहीं होंगी। तो ये उनके डिसीजंस को, ये उनके बिहेवियर को जो है डिफाइन करेगा। नेक्स्ट वन इज़ लीगल एनवायरनमेंट। लीगल मीन्स रिलेटेड टू लॉज एंड रूल्स ऑफ अ कंट्री। सो अगर एक कंट्री में वे हम रह रहे हैं तो हमें उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, जो हमारे बिहेवियर को डिफाइन करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स आपके एनवायरनमेंट में हैं दैट आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल, पॉलिटिकल एंड लीगल, ये सब फैक्टर्स मिलकर आपके बिहेवियर को जो है डिफाइन करेंगे। Next are organizational factors. Organizational factors means the factors, the various things that are related to the organization and have a great impact on the behavior of the employees at work. Right, so there are various factors. First one is physical facilities. So physical facilities will include heat, light, ventilation, cleanliness, noise level, and office furnishing. Means it is, these include all the physical facilities. All the physical facilities means the working environment, right? Working environment. So it will have a great impact on the behavior of the individual. If these physical facilities are adequate, then it will have a positive impact, otherwise it will have a negative impact on the working behavior, right? Next one is tenure means फॉर हाउ लॉन्ग अ पर्सन इज़ विद द ऑर्गेनाइजेशन। कितने टाइम तक जो पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है, ठीक है। अगर कोई पर्सन होगा बहुत लंबे, सपोज 10 ईयर्स तक उसने ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, देन ही विल बी डेफिनेटली लॉयल टुवर्ड्स हिज ऑर्गेनाइजेशन। उसका बिहेवियर कैसा होगा? वो हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स क्या रहेगा? लॉयल। एंड ऑन द अदर हैंड, इफ़ अ पर्सन हैज़ वर्कड only for 1 year, definitely he will not be that much loyal to the organization. So the tenure for which a person is with the organization, वो भी आपके behavior को जो है define करेगा. Then organization culture and climate, कि organization का culture कैसा है वहाँ पे. Autocratic culture है. Autocratic means जहाँ पे जो boss है सिर्फ वही rules and regulations define करता है, no participation of subordinates, वहाँ पे जो है बिहेवियर डिफरेंट होगा. लेकिन अगर डेमोक्रेटिक कल्चर है, मीन सबका सजेशन जो है लिया जाता है. डेमोक्रेटिक मीन सबके पास राइट्स हैं कि वो अपनी सजेशंस जो हैं वो आगे दे सकते हैं, ठीक है. पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेशन है, तो दैट मेक्स द बिहेवियर डिफरेंट, राइट. तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर या डिज़ाइन जो आपके बिहेवियर को क्या करता है? इम्पैक्ट करता है. नेक्स्ट वन इज़ लीडरशिप. अब लीडरशिप, आपके जो लीडर्स हैं, मीन्स आपके जो सुपरवाइजर्स हैं, जो आपके हेड हैं, वो आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, उनका आपके साथ कैसा बिहेवियर है, उनके इंस्ट्रक्शंस, उनके डायरेक्शंस, उनकी मेंटरिंग, वो आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करेंगी. देन रिवॉर्ड सिस्टम. रिवॉर्ड सिस्टम मीन्स
आपका जो बिहेवियर, आप अगर गुड परफॉर्म करते हो तो आपको कितना रिकॉग्नाइज किया जाता है, राइट? अगर तो आपको रिकॉग्निशन मिलती है देन डेफिनेटली यू विल गेट मोटिवेटेड, आप नेक्स्ट टाइम उससे भी बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कोई रिकॉग्निशन नहीं है, अगर कोई उस चीज़ की कंपनसेशन नहीं मिल रही है आपको, ऑब्वियसली यू विल गेट डीमोटिवेटेड एंड नेक्स्ट टाइम आपका बिहेवियर जो होगा दैट विल बी नेगेटिव दैन द प्रीवियस वन। So the next main topic is models of man. Models of these can also be said as models of individual behavior. Right? So models. Some experts have developed certain models. Means उन्होंने models develop किए for a purpose. क्या purpose था उनका? To understand the individual behavior. Right? So we have seen there are many differences where there are many individual differences, जिससे जो behavior है वो भी हर person का different रहेगा। तो कुछ मॉडल्स उन्होंने निकाले जिनसे हम बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट? तो देयर आर 5 मॉडल्स। फर्स्ट वन इज रेशनल इकोनॉमिक मैन, सेकंड इज सोशल मैन, थर्ड इज organizational man, fourth is self actuating, and fifth one is complex man. Let's discuss these models one by one. First one is social man. We all know that human beings are social animal, so advocates of this approach consider worker as a social man. So human beings are mostly motivated by social needs. They try to get satisfaction by maintaining their relationship with others. So advocates consider the worker is a social man. Man is the part of social group. He is influenced by the social forces. He is influenced by the social norms, right? So people do not act or react as individuals but as a members of a group here. So it is according to the social man approach. The next model is organizational man. So it is the extension of social man model. According to this model, whenever there any conflict arises between the individual's interest or the interest of the organization, so individual must sacrifice his own interest for the organization's interest, right? Means the organizational man should always be loyal to the organization and cooperative with the fellow workers. So management on its part also should take care of the interest of the employees. The next model is rational economic man. So the rational economic man means the man that is more concerned towards economic incentives. He will be more concerned to economic incentives in the organization. So whenever here the man will behave rationally, he will take any decision rationally. Whenever he will face any problem, he will collect the relevant information and analyze the data. Only then he will arrive at a particular solution. Here some assumptions have been taken for the rational economic man model. First one is man is motivated by economic incentives. Second, human beings are passive agents who can be manipulated and controlled by organization. Then feelings of people are irrational and must be controlled. Fourth, organization must be designed in such a way to control people's feelings. The next model is self-actuating man. Self-actuating man, we all have studied the need hierarchy theory of Maslow. So after fulfilling 4 levels of needs, the last level need is self-actuating needs, self-achievement needs. तो यहाँ पे ये जो man this is the model where man wants to have self-achievement feeling. He wants to have the feeling of job competence. He wants to have the feeling of personal growth, self-fulfillment. यहाँ पे जो person है वो कैसा feel करता है कि उसके अंदर जो inherent जो उसकी कैपेबिलिटीज़ है, उसकी स्किल्स हैं, वो कैसे उसको यूज़ करे ताकि उसको कैसी फीलिंग हो सेल्फ अचीवमेंट की। ठीक है, तो ये जो मॉडल है कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड है। दिस मॉडल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मैस्लो। एवरी अनसेटिस्फाइड नीड इज़ अ मोटिवेशनल फोर्स, देन मैन इज़ सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ कंट्रोल। मैन नीड्स ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस फॉर बेटर परफॉर्मेंस. So here man wants to have the feeling of self achievement, that he has done something good, he has done something for himself. Last model of human behavior is individual behavior is complex man. So it represents a real picture of human behavior. As we have studied the factors of human behavior, the factors of individual behavior, so the individual behavior is impacted by so many factors. So it becomes very difficult, it becomes almost impossible to predict his behavior with any amount of certainty. So it recognizes the fact that different individuals have different needs and personality traits, and if there is a proper match between those and the environment they operate in, functional behavior will emerge. So these were all the models of individual behavior.
So in this video lecture we have studied about what is individual behavior, what are the factors that impact the individual behavior, and what are the models of individual behavior. I hope all the topics are clear to you. Thank you so much.